हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स एग्जाम स्पेशल सीरीज के रूप में लेकर आ चुके हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय को व्यतीत न करते हुए। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, टन देख लीजिए कितना मजेदार और कितना ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में लिखा है कि अक्षों के केंद्रों से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अक्षों के केंद्रों से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया है इकाई से कम, दूसरा ऑप्शन दिया है इकाई से अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया है इकाई के बराबर, चौथा ऑप्शन दिया है शून्य के बराबर। तो आप कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत ही अच्छा। तो हम आपको बता दें कि पहला का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, इकाई के बराबर। मज़ा आ गया ना पढ़ने में। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन टन टन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना ही शानदार है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? ऑप्शन आपके बीच ये रहा। पहला ऑप्शन है लोचदार, दूसरा ऑप्शन है बेलोचदार, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण लोचदार, चौथा ऑप्शन है पूर्ण बेलोचदार। तो हम आपको बता दें दूसरा का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। तो दूसरा का आंसर सी होगा, पूर्ण लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तीसरा क्वेश्चन में लिखा है माय डियर स्टूडेंट, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ये रहा। पहला ऑप्शन ये है पूरक वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है स्थानापन्न वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन ये है आरामदायक वस्तुएं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरा के। बहुत ही अच्छा, चलिए हम आपको बता दें तीसरा का आंसर बी होगा। क्लियर? मजा आ रहा है ना पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मांग का नियम है। तो मांग का कैसा नियम है? ऑप्शन है गुणात्मक कथन, दूसरा है मात्रात्मक कथन, तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चौथा का आंसर क्या होगा? तो चौथा का आंसर ए होगा, गुणात्मक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा px, दूसरा ऑप्शन दिया है dx इज इक्वल टू px, तीसरा ऑप्शन है dx इज इक्वल टू f, px ये ब्रैकेट में है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा 5 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही अच्छा। 5 का आंसर सी होगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन देखिए 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग
कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन दिया है घटती है, तीसरा ऑप्शन दिया है स्थिर रहती है, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 6 का आंसर ए होगा, बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 7 में लिखा है मांग में संकुचन तब होता है जब, ऑप्शन दिया है कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। नेक्स्ट लिखा है कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। फिर लिखा है कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो हम आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट्स कि 7 का आंसर ए होगा। क्या होगा? तो 7 का आंसर ए होगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा है निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है मूल्य में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया है आय में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 8 का आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन टन। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 में लिखा है मूल्य वृद्धि से गिफ्टिंग वस्तुओं की मांग। तो मूल्य वृद्धि से गिफ्टिंग वस्तुओं की मांग होता है, क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ जाती है या घट जाती है कि स्थिर रहती है कि अस्थिर रहती है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 10 में लिखा है किसी सामान्य वस्तुओं के मांग वक्र की ढाल होती है। किसी सामान्य वस्तुओं के मांग वक्र की ढाल होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन है ऋणात्मक यानी निगेटिव, कि धनात्मक यानी पॉजिटिव, कि जीरो। बताएं आप किसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन से ही साफ पता चल गया है कि जब सामान्य वस्तुओं के मांग वक्र ढाल, लिखा है किसी सामान्य वस्तुओं के मांग वक्र की ढाल होती है, तो क्या होती है? तो आपका होगा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक यानी निगेटिव। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन। देखिए आपका बैटरी लो होने हम नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए हम आपका पूर्ण रूप से बैटरी चार्ज करने का भी समय समय पर प्रयास करेंगे। अब आपका बैटरी चार्ज करने का समय आ चुका है, तो आप दिल थाम कर बैठिए, हम आपको अभी तुरंत बैटरी चार्ज करेंगे। खेत के हुआरी के बुआ तकेहू, खेत के हुआरी के बुआ तकेहू, बोझा बीमारी के ढुआ तकेहू। खेत के हुआरी के बुआ तकेहू, बोझा बीमारी के ढुआ तकेहू। मोबाइल में आयल रिंगटोन ऐसन बाजा तकेहू के टोआ तकेहू। बैटरी चार्ज हुआ ना? यदि बैटरी चार्ज हो गया होगा तक जो है आप कमेंट में लिखेंगे कि सर बैटरी फुल चार्ज हो गया। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है आय बढ़ने पर उपभोक्ता की किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? क्वेश्चन में लिखा है आय बढ़ने पर उपभोक्ता
किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? ऑप्शन है निम्न कोटि की वस्तुएं, कि सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, और व दोनों। तो हम बता दें माय डियर स्टूडेंट, 11 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, गिफिंग वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? मांग में परिवर्तन से निम्नलिखित में कौन सा कारण है? ऑप्शन ये है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, दूसरा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, तीसरा जनसंख्या वृद्धि, चौथा इनमें से सभी। तो आपको क्वेश्चन से साफ पता चल गया होगा, 12 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाता है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। ऑप्शन ये है दाईं तरफ, ऊपर की तरफ, बाईं तरफ, नीचे की तरफ। तो हम बता दें इसका आंसर सी होगा, बाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन 14 में लिखा है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो हम बता दें मांग की लोच मापने का सूत्र का आपका आंसर ए होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ए होगा ये। 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर ए होगा। यानी फॉर्मूला है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। आपका आंसर ए होगा। पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि समय की बचत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में लिखा है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में लिखा है गिफिंग वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। ऑप्शन दिया है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 15 का आंसर बी होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव। अब आ गया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। दिल थाम के बैठे रहिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में लिखा है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है कुल व्यय रीति, प्रतिशत या अनुपातिक रीति की बिंदु रीति की उपयुक्त सभी। आप बताओ माय डियर स्टूडेंट कमेंट करके कि क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन जवाब दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 16 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 17 में लिखा है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है? पहला ऑप्शन है वस्तु की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है कीमत स्तर, तीसरा ऑप्शन है आय स्तर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इतना आसान क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन 18 में लिखा है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? माय डियर बताइए कितनी होती है? 3, 5, 6 या 7। तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी होगा। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, आसान था। 18 का आंसर बी होगा यानी 5। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन दे रहा है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 में लिखा है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है असीमित, तीसरा ऑप्शन है इकाई से अधिक, चौथा ऑप्शन है
इकाई से कम। तो माय डियर स्टूडेंट अब बताएं कि 19 का आंसर क्या होगा। तो हम बता देते हैं 19 का आंसर होगा 0 यानी 0। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन 20 में लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच होगी 0.5 कि 1 कि 0। तो मैं बता दूं इसका आंसर बी होगा। आप बोर नहीं हो रहे हैं? चलिए, आपको लगता है कि सर ये 50 क्वेश्चन हम बताने वाले, तो आइए हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार हम आपको शायरी सुनाने का प्रयास करते हैं। हर हवा के झोंका तूफान ना होला, हर हवा के झोंका तूफान ना होला, हर पत्थर भगवान ना होला। आदमी तो बा इस दुनिया में बहुत, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। कैसा लगा? बैटरी फुल चार्ज हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक ऋजु रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में लिखा है एक ऋजु रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच। ऑप्शन है पहला 0 होगी, दूसरा ऑप्शन है इकाई होगी, तीसरा ऑप्शन है अनंत होगी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 21 का आंसर बी होगा, इकाई होगी। क्लियर? बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये है, आ गया। क्वेश्चन 22 में लिखा है विलासिता वस्तुएं की मांग। विलासिता मतलब लग्जरी यानी शान शौकत वाला है, उसको हम लोग विलासिता के नाम से जानते हैं। तो विलासिता वस्तुएं की मांग, ऑप्शन क्या है? बेलोचदार होती है कि लोचदार होती है कि अत्यधिक लोचदार होती है? बेलोचदार होती है। तो मैं बता दूं कि 22 का आंसर क्या होगा। तो 22 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 में है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ऑप्शन ये है कीमत का, कि उत्पत्ति के साधनों का, कि कुल व्यय का, कि इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम बता दें क्वेश्चन 23 का आंसर होगा, क्वेश्चन 23 का आंसर बता दे, चलिए बता दे। क्वेश्चन 23 का आंसर बी होगा। क्या होगा? क्वेश्चन 23 का आंसर बी होगा। बात समझ में आ चुका है? आइए 23 के बाद से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखो क्वेश्चन 24 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 24 में लिखा है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन है साधनों की सीमितता, दूसरा है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, और दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो मैं ही बता देता हूं, क्वेश्चन 24 का आंसर सी होगा, और दोनों यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 25 में लिखा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन ये है मांग के नियम से, कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, कि पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, कि मांग की लोच द्वारा। तो माय डियर स्टूडेंट मैं बता दूं 25 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन देखिए 26 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 26 में लिखा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है। तो पहला ऑप्शन है मांग के नियम से, कि उत्पत्ति वृद्धि नियम से, कि पैमाने के प्रतिफल नियम से, कि मांग की लोच से। क्वेश्चन 26, तो 26 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से। आपके स्क्रीन पे 27 नंबर ये आ गया। टन 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 टन। देखिए 27 में क्या लिखा है। 27 में लिखा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। पहला ऑप्शन प्रथम अवस्था, कि द्वितीय अवस्था, कि तृतीय अवस्था, की इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर में आप कमेंट करके बताइए। तो हम बता देते हैं, चलिए हम ही बता देते हैं। 27 का आंसर बी होगा, यानी सेकेंड स्टेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में लिखा है वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। वाओ, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है अल्पकाल, दूसरा ऑप्शन है दीर्घकाल, तीसरा ऑप्शन है अति दीर्घकाल, चौथा ऑप्शन है तीनों। तो आप कमेंट करके बताइए माय डियर स्टूडेंट कि 28 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 28 का आंसर बी होगा, दीर्घकाल। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 28 का आंसर बी होगा, दीर्घकाल। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 में लिखा है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है QX इक्वल टू PX, QX इक्वल टू F A, B, C एंड D। इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर लिखा है C में QX इक्वल टू DX, की इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। 29 का तो हम ही बता देते हैं। 29 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, कि QX इक्वल टू F ब्रैकेट में A, B, C एंड D। बात समझ में आ गया। आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर बी होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है, देख लीजिए। क्वेश्चन 30 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 30 में लिखा है जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है। ऑप्शन है APP, कि MPP, कि TPP, कि ये सभी। आप कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 30 का आंसर डी होगा, ये सभी, ऑल दीज। क्लियर, बात समझ में आ चुका है। चलिए हम आपको थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं कि वीडियो और लंबा जाने वाला। केहू कहत रहे कि तहार वाली 3-4 दिन से दिखत नहीं खे। केहू कहत रहे कि तहार वाली 3-4 दिन से दिखत नहीं खे। हमहू कह देनी जाय द मर्दे, कौनो बात नहीं खे। केहू कहत रहे कि तहार वाली 3-4 दिन से दिखत नहीं खे, तो हम कह दीनी जाय द मर्दे, कौनो बात नहीं खे। आजकल के प्यार ही ऐसन बा कि ढेर दिन टिकत नहीं खे। समझ में आई? चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। शायरी पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन 31 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 31 में लिखा है उत्पादन के साधन क्या है। तो ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी,
ऑल दीज, आंसर डी। ये एकदम लॉलीपॉप सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, कि दीर्घकाल से, कि अल्पकाल से, कि अति दीर्घकाल से। आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन 32 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 32 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन 32 का आंसर सी होगा, अल्पकाल यानी शॉर्ट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में लिखा है उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है। पहला ऑप्शन ये है पूंजी यानी कैपिटल, श्रम यानी लेबर, भूमि यानी लैंड, कि इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का आंसर बी होगा। बहुत ही आसान है, श्रम यानी लेबर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 में लिखा हुआ है उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के हम आपको समझा दें। क्वेश्चन में ये लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्थिर पैमाने का प्रतिफल, कि ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, कि वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कि 34 का आंसर क्या होगा? चलिए हम ही बता देते हैं। तो 34 का आंसर सी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 34 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में क्या लिखा है? तो 35 में लिखा है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? पहला ऑप्शन ये है भूमि, मुद्रा, श्रम, पूंजी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फटाक देना स्टूडेंट ने कमेंट में बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, मुद्रा यानी मौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में लिखा हुआ है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है सामान्य लाभ, दूसरा ऑप्शन है व्यक्त लागतें, तीसरा ऑप्शन है अव्यक्त लागतें, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। तो आप बताइए क्वेश्चन 36 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 36 का आंसर डी होगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन 37 में लिखा है निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे की प्रीमियम, की ब्याज, कच्चे माल की लागत, की फैक्ट्री का किराया। आप बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करके कि 37 का आंसर क्या होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 36 का आंसर सी होगा, कच्चे माल की लागत। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। क्वेश्चन 38 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 38 में लिखा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तो पहला ऑप्शन ये है कि स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, कि केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, कि इनमें से कोई नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 38 का आंसर बी होगा। क्या होगा 38 का आंसर? तो 38 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 39। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यदि मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। साथ में जरूर लिखिएगा सर मजा भी आ गया और फुल बैटरी चार्ज भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है कि निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। लिखा है TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC, कि TC इज इक्वल टू TVC माइनस TFC। फिर लिखा है TFC इज इक्वल टू TVC प्लस TC इज इक्वल टू TVC इंटू TFC। आप कमेंट करके बताइए कि 39 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 39 का आंसर ए होगा, TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में लिखा हुआ है औसत परिवर्तनशील लागत है। तो औसत परिवर्तनशील लागत है, ऑप्शन है TVC इंटू Q, TVC प्लस Q, कि TVC माइनस Q, कि TVC डिवाइड Q। बताइए कमेंट करके कि क्वेश्चन 40 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 40 का आंसर डी होगा, TVC डिवाइड Q। अब देखिए क्वेश्चन 40 तक आपको समझ में आ चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका बैटरी लो हो रहा है इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो चलिए हम आपके बैटरी को फुल चार्ज करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बातों को ध्यान से सुनिए। कितना सुकून मिलेला इकरार कोई के देखो, जो दिलवा में तू सोचतारू इजहार कोई के देखो। कितना सुकून मिलेला इकरार कोई के देखो, जो दिलवा में सोचतारू इजहार कोई के देखो। रुपवा सजावे खातिर तू रोज ही सजेलू, रुपवा सजावे खातिर तू रोज ही सजेलू, प्यार खातिर कहियो सिंगार कोई के देखो। आइए आपका बैटरी जरूर चार्ज हो गया होगा। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है औसत लागत का वैकल्पिक नाम है। तो क्या है? आर्थिक लागत की संतुलन मूल्य, की सीमांत लागत, की औसत लागत। तो आप कमेंट करके बताओ माय डियर स्टूडेंट कि 41 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि 41 का आंसर ए होगा, आर्थिक लागत यानी इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन टन। देखिए इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन ये है AC इज इक्वल टू TFC माइनस TVC। दूसरा ऑप्शन है AC इज इक्वल टू AFC प्लस TVC। तीसरा ऑप्शन है AC इज इक्वल टू TFC प्लस AVC। नेक्स्ट ऑप्शन ये है AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। तो आप कमेंट करके बताओ 42 का आंसर क्या होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, 42 का आंसर डी होगा। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है औसत लागत वक्र का आकार होता है। कैसा होता है बताइए, कैसा होता है? यानी U अक्षर जैसा होता है। क्या कैसा होता है? तो U अक्षर जैसा होता है। 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि MR प्रदर्शित किया जाता है। तो MR क्या प्रदर्शित करता है? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, कि TR अपॉन Q, कि डेल्टा AR अपॉन Q, कि इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि 44 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 44 का आंसर ए होगा, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में लिखा है किस बाजार में AR बराबर
MR होता है। पहला है एकाधिकार, दूसरा ऑप्शन है एकाधिकार प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन है अ तथा ब दोनों में कि पूर्ण प्रतियोगिता में। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर डी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 45 का आंसर डी होगा। बहुत आप लोग तारीफ़े काबिल है कि इसका आंसर बहुत पहले आप लोग दे चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में लिखा है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए निम्न, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? पहला ऑप्शन ये है AR = MC, कि MR = MC, कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। फिर लिखा है ब और स दोनों। तो आप कमेंट करके बताइए कि 46 के आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 46 का आंसर डी होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन टना। क्वेश्चन 47 फर्म के संतुलन में होता है, क्या होता है? तो MR = MC बताइए। उसके बाद से MR कि MR = MC = 0। आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा 47 का। चलिए 47 का आंसर ए होगा। क्या होगा? 47 का आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 में लिखा है पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहला ऑप्शन है किसी समय की अवधि की कीमत, अ और ब दोनों की इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में लिखा है पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? ऑप्शन ये रहा उत्पादन लागत में वृद्धि, कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, कि उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, कि उपयुक्त सभी। आप कमेंट करके बताओ कि 49 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग तारीफ़े काबिल है। तो आपको आंसर मालूम है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका। टन टन। देखिए कितना मजेदार और कितना शानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 50 में लिखा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति होगी। क्या होगी? अत्यधिक लोचदार, की लोचदार, की बेलोचदार, की पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो आप बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, आप लोग तारीफ़े काबिल है। चलिए 50 का आंसर सी होगा, बेलोचदार। मज़ा आ गया ना पढ़ने में?
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर पढ़ने में आज का क्लास करने में बहुत मज़ा आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये भी बता दे कि फरवरी में भी 501 रुपये का गिव अवे चल रहा है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट लेने के लिए क्या करना है पहले से आपको मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गिव अवे में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो आप जोर शोर से भाग लीजिए गिव अवे में। देखते हैं कौन ऐसे लकी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें 501 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। दैट्स ऑल।